हेलो व्यूवर्स, आपका एक और वीडियो में स्वागत है। यदि आप जो है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मेरे द्वारा कुछ प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित आपको बताए जाएंगे और उनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वह सी है, यानी कि जो 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह भारत की संसद का ऊपरी सदन है और यह स्थायी सदन है। इसके कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 250 है। वर्तमान में 245 सीट ही इसकी भरी हुई है और इसके जो 233 सदस्यों को जो है राज्य की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वह चुनकर भेजते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसके जो है 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न था। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो इसका जो है आंसर डी है, यानी कि ये वाला अनुच्छेद जो 26 है वह जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ये वाला है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश। चौथा जो है वह है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। तो इसका जो आंसर है डी है, यानी कि 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। और 11वीं अनुसूची को जो है 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो 11वीं अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और यह संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। पांचवा प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी है। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में लिखता है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के दायित्वों का वर्णन करता है। तो इसका आंसर जो है वह सी है, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में राज्य के उत्तरदायित्वों का वर्णन इसमें किया गया है। सातवां प्रश्न भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जो है पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो है इसको भी देख लेते हैं। 5वें का जो है ये था राज्य के राज्यपाल और छठे का जो है वो ये है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 7वां देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। मतलब अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो संसद के किसी भी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। तो इसमें जो है लिखता है कि संसद के 1/4, यानी कि जो सदन है संसद का, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा, उसके 1/4 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर जब हो जाएंगे तभी जो है महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। तो लोकसभा में अगर पेश करना है तो इसके लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा में अगर उसको पेश करना है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और संसद के दोनों सदनों के यदि 2/3 सदस्य बहुमत से जो है अगर पारित कर दे तो भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और अनुच्छेद जो 61 है हमारे संविधान का, उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया का पूरा विवरण है और महाभियोग की सूचना जो है राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले दे देनी चाहिए। ये है इसमें। 5वां देख लेते हैं कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये समितियां हैं जो पंचायती राज से संबंधित बनी थी। जैसे पहली है GV राव समिति, दूसरी LM सिंघवी समिति, तीसरी बलवंत राय मेहता समिति और चौथी अशोक मेहता समिति। तो
तो इनका कार्यकाल निर्धारण करना है आपने। तो सबसे पहले जो है इसमें जो बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जो सन 1957 में बनी थी। ये पहली समिति है पंचायती राज से संबंधित। अशोक मेहता समिति दूसरी समिति है जो कि 1977 में बनी थी, और इसमें जो है GV.K. राव समिति 1985 में बनी थी, और LM सिंघवी समिति जो है 1986 में बनी थी। तो इसका जो आंसर है वह ये वाला सही है, सी वाला, ये वाला, इसका आंसर सही है, क्योंकि अशोक मेहता जो है वो बलवंत राय जो है पहली समिति थी, तो इसलिए ये वाला आंसर सही है इसका। 90 का है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, यानी कि अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है 213 के अनुसार। अब हम जो है 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था। और यह संविधान संशोधन जो है एक बार हुआ है, और यह 1976 में हुआ है, इंदिरा गांधी जी के शासन काल में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपने याद रखना है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है एक ही बार संशोधन हुआ है, और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1976 में इंदिरा गांधी जी के शासन काल में। और इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। तो ये 10वां प्रश्न है। चलो, तो अब ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले उसमें चलते हैं हम। भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है, यानी कि विधि यानी कानून का शासन। तो ये जो है इसका आंसर जो है बी है, यानी कि अनुच्छेद 14 के अनुसार जो है भारतीय संविधान में विधि का शासन है। और अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से सभी पर लागू होगा। किसी को भी जन्म, जाति इत्यादि कारणों से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये जो है अनुच्छेद 14 के अनुसार है विधि का शासन। 11वां प्रश्न था ये। अब जो है हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है वह भारत में मतदान की आयु को कम करने के लिए संबंधित है, यानी कि जो मतदान की आयु है वो कौन से संविधान संशोधन में 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 61वां संविधान संशोधन, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतवर्ष में 28 मार्च 1889 यानी कि 1989 को जो है 61वां संविधान संशोधन किया गया था। और उसमें जो पहले मताधिकार की आयु 21 साल थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अधिकतर ये पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इसको इसको आप याद कर लें। अब अगला जो प्रश्न है 13वां, उसमें पूछता है कि भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो है ए है, यानी कि जयपुर में है। जयपुर में है मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र। अब जो है 14वां है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि अभ्रक जो है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा निकलता है। तो इसका आंसर जो है ए है, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा अभ्रक निकलता है। और आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लूर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है पाया जाता है। और अभ्रक का जो है उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वो 8वां है, 8वें नंबर पर है, यानी कि। अब इसमें जो है 15वां देख लेते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, यानी कि राज्य के जो पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई वह कब की गई। तो इसका आंसर है ए, 1953 में की गई, यानी कि 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद
निम्न में से 16वां है कि भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा। तो इसका आंसर सी है, उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का भी उपयोग करेगा। 17वां क्वेश्चन जो कहता है कि 6 फरवरी 2018 को निर्गत वनों भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन हैं। तो इसका आंसर जो है सी है। 21.54% जो भूभाग है भारत का वह वनों से आच्छादित है, ये आपने याद रखना है। 18वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर जो है बी है, नागालैंड। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई गई थी। 19वां है भारत में जनसंख्या विस्फोट किससे संबंध है, मतलब। तो इसका आंसर जो है वह ए है। यानी कि भारत की जो जन्म दर है वो उच्च है और मृत्यु दर जो है वो कम है। तो इसका आंसर ये है, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। 20वां प्रश्न कहता है कि भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। जो भारत का जो समुद्र की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है। तो इसका आंसर जो है बी है। यानी कि 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है। इसको भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। 21वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे, रानीगंज, बोकारो, झरिया और गिरिडीह। तो इसमें जो आंसर इसका जो है सी है, यानी कि झरिया। झरिया जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा। 22वां का है कि अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ए है, इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे। तो इसका आंसर जो है बी है, काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर को जो है पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति बनाया गया था। अब 24 तक हमारे प्रश्न हो गए। 24 के बाद जो है हम फिर हिंदी वाले वर्जन पे चलते हैं। अब इसमें एक प्रश्न जनरल जो है स्टडी का और आ रहा है कि नजला बार्डेन रामधने किस देश की महिला प्रधानमंत्री नामित हुई। तो इसका जो आंसर है वो डी है, ट्यूनीशिया की जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई हैं। श्रीलंका की थी। इससे पहले जो है पहली महिला प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की भी थी, श्रीमती भंडार नाइके। इसमें जो है अब 25वां प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइव को किस अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका आंसर जो है सी है, ये है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से नवाजा गया। यानी कि पर्यावरण संस्था है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसको जो है 2021 का जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है वो दिया गया है। अब जो है 26वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। तो इसका आंसर जो है ए है, तेलंगाना राज्य है, इसने जो है ड्रोन आधारित जो है वन रोपण की परियोजना शुरू की है जिसका नाम हरा भरा है। 27वां प्रश्न है कि विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई। तो इसका आंसर जो है बी है, जापान में आयोजित की गई। प्रश्न जो 28वां है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है वह 46 है, यानी कि इसका आंसर सी है। FSSAI के जो है तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो अब जो है तीसरे में जो है वो चौथे खाद्य सूचकांक की जो है
2022 में जो है लागू कर दिया गया है। और इसके अनुसार जो है सबसे नंबर 1 पे जो है तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु जो राज्य जो है वो जो FSSAI ने जो है चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है जारी किया है, उसमें तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पे है। तीसरा प्रश्न है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका जो IIT ने जो ई वेस्ट है उससे निपटने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम ई सोर्स है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। 31वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये जो है इसका आंसर सी है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर, तो भारत के काफ़ी शहर हैं जो वो कोविड-19 टीकाकरण जो है उनमें पहला शहर बन गए हैं। वो इस प्रश्न को हम जो है छोड़ देते हैं। अब इसके बाद 33वें प्रश्न पे आते हैं। 33वें प्रश्न पे जो है स्वयं सहायता समूह के उत्पाद के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किस बांड का नाम क्या है? यानी कि स्वयं सहायता समूह जो उत्पाद बनाता है उनके लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा एक ब्रांड बनाएगा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ये है सोनचिड़िया। अब 34वें को भी हम जो है छोड़ के जो है और हम चलते हैं आगे, चलते हैं। कौन सा प्रश्न है ये? 36वां प्रश्न हम लेते हैं। इसमें कारीगरों को सशक्त बनाने एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई हार्ट लॉन्च किया है? तो माई हार्ट जो है वो SCL फाउंडेशन, यानी कि इसका आंसर डी है। इसने जो है कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है। तो ये इसका आंसर डी है, SCL ने बनाया, लॉन्च किया है। 37वां प्रश्न है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सत्या नडेला। ये इसका आंसर ये है सत्या नडेला। 38वां जो है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है डी है, और तमिलनाडु। 39वां प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो इसका आंसर जो है बी है, गोविंद बल्लभ पंत है। इनको 1957 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलयीकरण हुआ? तो इसका आंसर सी है, यानी कि 1949 में जो है टिहरी रियासत जो है भारतीय संघ में मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह काली नदी है, जो 252 किलोमीटर लंबी है, और इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत तथा नेपाल के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। और जल क्षमता के अनुसार जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वह अलकनंदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 42, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2009, यानी कि इसका आंसर ए है। 2 अक्टूबर 2009 को जो है रम्माण को विश्व विरासत घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, गणिका नाटक के लेखक कौन है? तो गणिका नाटक जो है उसके लेखक जो है मोलाराम जी हैं। तो इसका आंसर ए है, मोलाराम। क्वेश्चन नंबर 44 है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर बी है, वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए? तो इसका आंसर जो है वो सी है, यानी कि 11 जनवरी 1948 को जो है नागेंद्र सकलानी जी शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 46 को हम छोड़ देते हैं और हम जो है आगे जो क्वेश्चन है उन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन के आसपास अब इस बार हम इस वाले वीडियो में करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन है? तो ये हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है बी है, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो इसका आंसर बी है, गंगा को। यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो है गंगा को ही जीवित प्राणी का दर्जा दिया और उसके बाद जो है यमुना नदी को भी जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। तो आपने याद रखना है कि उत्तराखंड में जो दो ही नदियाँ हैं जिनको जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया, गंगा और यमुना। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है डी है, कुणिंद वंश से संबंधित सिक्का प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि पुरोला में जो है उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर जो है वह कुणिंद वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी है, ये कालसी का जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीन है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब प्रश्न और इनके आंसर मिल गए होंगे और मैंने कोशिश की है कि ये सभी आंसर सही हों, और यदि किसी आंसर का कोई गलत जवाब जो है मेरे द्वारा दे दिया गया हो और किसी भी भाई या बहन को इसका सही आंसर पता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर करे। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए तथा अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।